हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अभी तक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक्सटर्नल जो मामला था वो देख लिया सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों इंटरनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस कम दी गई एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुकाबले, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं हमारे पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर कोऑपरेशन कैसे हो सकता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो सिक्योरिटी के, एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट भी और इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला भी, ये दोनों ट्रेडिशनल वाले कॉन्सेप्ट हमने अभी तक समझे। नॉन ट्रेडिशनल अभी आगे है। इन दोनों में किस तरीके से कोऑपरेशन किया जा सकता है, कौन से वो तरीके हैं, जो कुछ 2-4 लिमिटेड तरीके दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। उसके अलावा साथ साथ में कुछ ट्रीटीज भी दी हुई है कि उसके थ्रू कोई लिमिटेड तरीके हो सकते हैं, तो उसको देखने की अपन कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो देखिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कोऑपरेशन के लिए हम जो है वो कौन से चीज़ें अपना सकते हैं। तो इसमें देखिए सीधी कुछ बातें क्लियर आ जाती है। बात करता हूँ मैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर हमने ट्रेडिशनल नोशंस पूरे के पूरे देख लिए सिक्योरिटी के, और अब बात करेंगे क्या ट्रेडिशनल नोशंस जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हैं, इनका मामला बेटर हो सकता है इन द सेंस के क्या कोऑपरेशन हो सकती है इनके पीछे। इसके देखिए 4 पॉइंट हैं। अगर हम हमारी सिक्योरिटी के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं कि वॉर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, हर बार वॉर पे जाना करना, इससे बेटर है कि कुछ चीज़ें पहले ही की जाए। क्योंकि वो देखिए वॉर जब भी होता है ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एक चीज़ हमेशा हारती है, ह्यूमैनिटी ऑलवेज लूज। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि वॉर वाले मामले को प्रिवेंट किया जाए किसी भी तरीके से, कैसे भी करके। तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे नोशंस है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के थ्रेट्स है, जो कि हमने देखे अभी। एक्सटर्नल थ्रेट कभी मिलिट्री के थ्रेट्स थे, इंटरनल थ्रेट्स देखे कभी टेररिज्म के, कभी नक्सलिज्म के, कभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के। क्या इन सारे थ्रेट्स को कोऑपरेट किया जा सकता है ट्रेडिशनल वे में? तो कोशिश करके देखते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं इसके थ्रू किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं इन चीज़ों को सुधारने की। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, देखिए एक तो मामला कोऑपरेशन का आ जाता है, इसके थ्रू कर सकते हैं। अब कोऑपरेशन किस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जंग किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होती है, वॉर पे जाना हर बार कोई सही नहीं होता है। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि किसी टाइप के कोऑपरेट करके वॉर ना हो, उसको एक लिमिटेड तरीके से टैकल कर सके, मतलब एक लिमिट के अंदर उस मामले को टैकल कर सकें ताकि वॉर तक सिचुएशन जाए ना। मतलब एक कोऑपरेशन का भाव ला सकते हैं लोगों के पीछे। हम ये कोशिश कर सकते हैं उसके अंदर कम से कम वायलेंस वाली चीज़ें इंक्लूड करें, या वायलेंस हो उससे पहले ही हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, चाहे कोई ट्रीटी कर लो, कोई एग्रीमेंट कर लो, कोई आपस में सहमति कर लो, किसी भी वे में कोशिश ये करें कि इसको लिमिट किया जाए इस पूरे के पूरे तरीके को, यानी कोऑपरेटिव सिस्टम पूरा का पूरा बनाया जाए, इस तरीके की सिचुएशन बनाई जाए। अब देखिए एक बात तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गई है आज के टाइम के, अगर कंटेक्स्ट में बात करूँ ना, कि मतलब अभी वर्ल्ड कंटेक्स्ट की मैं बात करूं तो एक चीज तो क्लियर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है एक चीज। वो एक चीज क्या एक्सेप्टेड है कि आप चाहे, लगभग सारे देश इस बात को मानते भी हैं कि हमने यूनिवर्सली एक चीज एक्सेप्ट कर ली है, और सारे देश लगभग इस चीज के ऊपर बने हुए भी हैं। वो देश ये कहते हैं कि देखिए वॉर पे जाने की सिचुएशन कब आ सकती है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है और बस सेल्फ डिफेंस के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं गए तो फिर हमारे सिटीजन्स को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब जंग शुरू कर दी जाती है सामने वाली तरफ से भी। उदाहरण के तौर पे रशिया ने यूक्रेन को कई बार काउंटर करने की कोशिश की, बट यूक्रेन गया नहीं। लेकिन जब पूरा मामला सेल्फ डिफेंस पे आ गया कि एक तरीके से पूरा रशिया ऑफेंसिव हो गया, तो यूक्रेन भी वॉर के अंदर उतर गया। तो इस तरीके से अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो सेल्फ डिफेंस वाली, तो देखिए वॉर शुरू हो जाएगा। अदरवाइज कोशिश ये की जाए कि आपस में कोऑपरेट करें, एक चीज। दूसरी चीज ये एक्सेप्टेड है कि अगर कोई देश वॉर पे जा रहा है, तो जो वॉर की मीन्स का मतलब क्या हो गया कि उस पे जाने के पीछे उसका मकसद क्या है, वो मकसद हमेशा सही होना चाहिए। वॉर का मीन्स जो होना चाहिए या एंड में जो भी रिजल्ट आए वो हमेशा सही होना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, मान लो किसी देश के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, और ये जेनोसाइड को रोकने के लिए अगर कोई देश हथियार उठा रहा है दूसरा देश, तो ये एक्सेप्टेड है कि हाँ ठीक है, उसका साथ हम दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर ले लो, उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, वो एक हिसाब से जेनोसाइड का ही फॉर्म था, पाकिस्तान की आर्मी ने जो वहाँ पे किया था। ये इसके लिए इंडिया ने स्टेप उठाया
और उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची और बांग्लादेश को लिबरेट भी करवाया। इस तरीके के अगर मीन्स है सेल्फ डिफेंस पे या आपके जेनोसाइड के ऊपर, वायलेंस को लिमिट करने के आपके मामले, तो देखिए कोऑपरेशन का मामला धीरे धीरे बढ़ जाता है, मतलब कोऑपरेट करने की स्थितियां थोड़ी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है अगर इस तरीके का मामला है तो। वरना मतलब हम कोऑपरेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर, तो इस तरीके से जाए तो बढ़िया है वॉर के ऊपर। ऐसे नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी बात हुई और सीधा आप वॉर के ऊपर जंग में उतर गए, क्योंकि जंग बहुत नुकसानदायक होती है। जंग लोगों को तो सिर्फ देखने को मिलता है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, लेकिन जो वहाँ के लोग झेल रहे हैं, जो वहाँ की आम जनता तबाह हुई है, क्योंकि ऐसा है कि ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वॉर में फिर कुछ नहीं देखा जाता। आज रशिया की मिसाइल जारी है, वो वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों को भी मार रही है। ये भी कोऑपरेशन हम कर सकते हैं कि जो आर्मी है उसके तहत ये किया जाए कि कोई भी देश की आर्मी अगर मान लो वॉर में उतरती है, तो अगर उनके सामने कुछ ऐसे लोग आए, वो चाहे सामने वाले देश के लोग हैं लेकिन वो नॉन कॉम्बेटेंट, मतलब कहने का मतलब वो जंग में लोग नहीं उतरे हैं, उनके पास में किसी भी टाइप का कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या फिर आपके उनके पास में किसी भी टाइप के कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ वहां के ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, सिविलियंस है, तो इनको आपकी आर्मी टारगेट ना करे। जैसे कल को मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी भी भारत के जो आम नागरिक है उनको टारगेट ना करे किसी भी, या हमारी आर्मी वहां के सिविलियंस जो है उनको टारगेट ना करे उस वे में। हालांकि ये तो एक दूसरा पक्ष हो जाता है कि तो फिर आर्मी वाले लोगों को क्या गलती, वो आपस में एक दूसरे को टारगेट करे, अब ये तो एक अलग पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। लेकिन बात ये है कि आर्मी कोशिश ये करे कि क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं वो, तो वो ये कोशिश करे जो बेचारा निहत्या है, जिसने कुछ भी नहीं किया, ऑर्डिनरी सिटीजन, उसको उसके अंदर टारगेट ना करे। इस टाइप का कॉपरेशन हम कर सकते हैं। हमने जेनेवा कन्वेंशन वगैरह भी कर रखे हैं, जिसके तहत ऐसी चीज़ें हैं कि मान लो कोई सैनिक उस देश में पकड़ा भी जाए सामने वाले देश में, तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये कि सैनिक को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे कि अभी इंडिया में हुआ था बीच में, वो पायलट जिसका नाम अभिनंदन था, तो वो लैंड हो गए थे पाकिस्तान के अंदर और फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही है मामला। लेकिन ऐसा होता है कि वो कोई इतना बाइंडिंग नहीं है, कोई फॉलो करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, लेकिन फॉलो करे अगर तो कोऑपरेशन बढ़ता है। तो इस तरीके की सिचुएशन कर सकते हैं, तो आर्मी कर सकती है। अगर ये वॉर के मीन्स वगैरह है तो जाओ, बाकी कोशिश ये करो कि मामले को लिमिट करो, वायलेंस कम से कम, मतलब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, या फिर अगर है तो भी उसको बहुत लिमिट करके इस टाइम पे ही खत्म कर दो मामले को। तो इस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। क्या कोऑपरेशन की कुछ वेज हो सकती है, तरीके हैं? देखिए 3 वेज आपके दिए हुए हैं इसके अंदर। एक तो दिया डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एक वे ये हो सकता है। डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हथियार बनाना ही नहीं, मतलब हथियार के मामले को पूरा का पूरा खत्म कर देना, कि जिस टाइप के हथियार के ऊपर डिसआर्मामेंट कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि कल को पाकिस्तान और इंडिया ऐसी कोई ट्रीटी साइन कर ले कि भाई हम लोग जो है इस टाइप की कोई मिसाइल बनाएंगे ही नहीं, तो दोनों ने साइन कर ली, वो दोनों नहीं बनाएंगे, कोई भी टाइप की हो सकती है, तो ऐसा सिचुएशन हो जाए। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी साइन कर सको, ताकि आपको कोऑपरेट करना दे। कोऑपरेशन के तरीके मैं बता रहा हूँ, डिसआर्मामेंट से हो सकता है कोऑपरेशन, आर्म्स कंट्रोल से हो सकता है कोऑपरेशन, ये भी एक तरीका है। फिर ये कोऑपरेशन आप आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट के साथ साथ में एक और चीज से कर सकते हो, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक दूसरे में विश्वास को जगा के, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास इस टाइप से जगाना है कि भाई ऐसा ना हो कि है तो हम आपके पड़ोसी देश लेकिन कभी भी आप पे सरप्राइज अटैक कर सके, इस तरीके की बात नहीं। बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हो कि सरप्राइज अटैक्स कभी नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे में विश्वास जगाना, कुछ दूसरी पॉलिसीज को भी इंक्लूड करना, आर्थिक चीज़ों को भी उसमें डाल देना, ट्रेड की पॉलिसीज को बढ़ाना। तो कुछ कोऑपरेशन के मामले जब बढ़ते हैं ना, तो जंग का लड़ने का मामला उतना ही कम होता रहता है। तो डिसआर्मामेंट के अंदर जैसे क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। डिसआर्मामेंट के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, तो देखिए ऐसा है। डिसआर्मामेंट की अगर बात करूं तो डिसआर्मामेंट इसका मतलब होता है कि हर टाइप से जो भी आर्म्स आप बना रहे हो उसको कंप्लीटली रोक देना, स्टॉप कर देना या प्रिवेंट कर देना, किसी भी टाइप का आर्म। जैसे मान लो कि कल को इंडिया, अभी तो न्यूक्लियर पावर हम हैं, और कल को ऐसी कोई मिसाइल हो जो हम चाहते हैं कि हम भी ना बनाए और वो भी ना बनाए, कोई सामने वाला देश भी नहीं बनाए, तो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो उस ट्रीटी साइन करने के बाद में फिर वो देश उस हथियारों को नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 ऐसी ट्रीटीज हो रखी है। एक ट्रीटीज है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ट्रीटीज को समझना थोड़ा सा।
अब ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है लगभग आपके बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC कहते हैं कन्वेंशन। ये क्या होते हैं बायोलॉजिकल वेपन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये ट्रीटी है BWC, लगभग आपके 1972 के आसपास ये ट्रीटी हुई थी। देखिए इस ट्रीटी में USA भी है, इस ट्रीटी में USSR भी है, और इन लोगों ने एक बात पे बैन लगा दिया। काफ़ी देश है, करीब करीब आपके 180 के आसपास कंट्रीज इसमें शामिल है, 181 के आसपास कंट्रीज अभी भी है ये ट्रीटी। इन्होंने ये कहा था कि बायोलॉजिकल जो हथियार है ना, इन हथियारों का यूज़ नहीं करोगे। अब ये बायोलॉजिकल हथियार क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इन द सेंस कि कभी भी जंग अगर होती है तो बायोलॉजिकल वेपन आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये वॉर को सडनली चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल का बायोलॉजिकल वेपन क्या हो सकता है, देखिए कोई वायरस हो सकता है, जैसे कोविड, ये एक टाइप से बायोलॉजिकल वेपन ही है। कोविड जैसा कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया जो सडनली ह्यूमन बॉडी को इतना भयंकर तरीके से इन्फेक्ट कर जाए कि सोल्जर्स ही मर जाए, तो फिर हथियार कौन चलाएगा? तो इस तरीके के वेपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो सोल्जर्स के ऊपर वो चीज़ की हुई और सोल्जर से होती है ऑर्डिनरी सिटीजन तक पहुंचे, तो पूरी ह्यूमैनिटी को एक हिसाब से खतरा है। देश के आपस में नहीं बन रही, उसके लिए उनके लोग लड़ रहे हैं, सोल्जर्स लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें, बट पूरी दुनिया को क्यों उसके अंदर झोंकना? तो ऐसा कन्वेंशन, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया हो गया, कोई आपके वायरस हो गया। अब देखिए कोरोना वायरस जैसा कोई मान लो कोई वायरस बना दे और कल को जंग कहीं पे शुरू हो और उनके सैनिकों तक किसी भी मीन से ये पहुंचा दे, तो उनके सैनिक सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इससे खत्म मामला। ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास किया गया था, ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं, लेकिन कुछ स्केल में केमिकल वेपन्स का ज़्यादा यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी ने यूज किया था। दूसरी एक और ट्रीटी इस तरीके से हमने साइन कर रखी है, डिसआर्मामेंट, यानी कि यहाँ कंप्लीटली बैन है कि आप आर्म्स नहीं बनाओगे तो नहीं बनाओगे। एक और ऐसी कैसी ट्रीटी है जिसे हम कहते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। क्या मतलब हो गया केमिकल वेपन कन्वेंशन का? तो देखिए केमिकल वेपन कन्वेंशन का मतलब है कि आप केमिकल वेपन्स नहीं बनाओगे। अभी बायोलॉजिकल याद रखना, मामला पूरा बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, अलगी वगैरह ये सब। इसमें यह बात है कि जिस तरीके से बायोलॉजिकल का, तो इसे कहते हैं CWC। ये भी लगभग ट्रीटी आपके 1991 के आसपास की केमिकल ट्रीटीज की। इसमें भी USA भी है, इसमें USSR भी है, ये सारे देश हैं, और करीब करीब इसके अलावा भी आपके 155 देश इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये पाबंदी लगाते हैं कि आप केमिकल वेपन्स नहीं बनाओगे। केमिकल वेपन्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कोई केमिकल का यूज करना और सडनली सामने वाले सैनिकों को मतलब मार देना। केमिकल जैसे कौन सा यूज करते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपके गैस आती, मस्टर्ड गैस जिसे कहते हैं, चोकिंग गैस भी बोलते हैं, उसका यूज किया गया था। जर्मनी ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इसका, इसीलिए जर्मनी में बाद में सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगे थे। तो जो मस्टर्ड गैस का यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसमें कहते हैं कि 85% जो डेथ्स हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मस्टर्ड गैस, और वो एक टाइप का केमिकल वेपन था। तो ऐसे केमिकल वेपन्स का यूज़ करके आप उनको तो बेचारों को सूली पे चढ़ा ही रहे हो, साथ साथ में दूसरे लोगों के लिए खतरा और पैदा कर रहे हो। तो इसीलिए हमने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स पे तो कंप्लीटली बैन लगा दिया, लगाया हुआ है। इलीगल टर्म्स में कहीं पे यूज होता भी है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ये इस टाइप की डिसआर्मामेंट ट्रीटी, यानी आर्म्स को पूरा प्रिवेंट करने की ट्रीटी हम कर सकते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसको अभी तक प्रिवेंट करने के लिए कोई ट्रीटी नहीं बनाई, न ही उस पर साइन किया गया, ये है न्यूक्लियर का। इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई आगे नहीं आता। आए थे वो NPT ट्रीटी की थी इन्होंने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन वो की कब थी? 1968 के अंदर, जब खुद ने हथियार बना लिए सारे के सारे, और फिर दुनिया को बोला आप लोग नहीं बनाओगे, अब ट्रीटी को साइन करो। अब ऐसे तो कौन साइन करेगा? इंडिया को भी कहा था कि साइन करो, इंडिया ने नहीं की साइन। आपने हथियार बना लिए न्यूक्लियर वाला, हम ना बनाए, क्यों? ऐसा क्या है? अब देखो सीधी सी बात है, जब लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन उनका भी अच्छा खासा, तो एक दूसरा देश क्यों कम रहे? बैलेंस ऑफ पावर तो करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारी वरना सुरक्षा क्या रहेगी? बात भी सही। तो न्यूक्लियर वाला मामला इसमें एक्सेप्शन है डिसआर्मामेंट्स के अंदर। तो अगर मान लो न्यूक्लियर मामला डिसआर्मामेंट्स में एक्सेप्शन है, यहाँ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के ऊपर तो हमने लगा दिया, तो फिर क्या करें? तो देखो आर्म्स कंट्रोल कर सकते हो, आर्म्स कंट्रोल के तहत मामला सेट हो सकता है। जैसे कि मतलब आपने बना लिए, लेकिन अब इसको लिमिट कर दो और आगे नहीं बढ़ाओगे।
जहां तक आपने बनाया उसी को उतना लिमिट कर दो और चेक करते रहो, क्रॉस चेक एक दूसरे को, भाई किसी ने आगे हथियार नहीं बनाया, वो हो सकता है, तो वो आर्म्स कंट्रोल में आता है, वो बात भी सही है, आर्म्स कंट्रोल के तहत आप ये काम कर सकते हो और ठीक ऑप्शन है वैसे। तो देखिए ऐसा है, दूसरा है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स कंट्रोल का मतलब है, देखिए ये आर्म्स को प्रिवेंट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, बंद नहीं करेगा, हाँ जरूर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट कर देगा, कहेगा कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो लिमिट कर दो, या लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी पूरी की पूरी, और आपस में क्रॉस चेक भी होता रहेगा कि आपने इस तरीके से कोई हथियार तो नहीं बनाया, इस तरीके की कोई ट्रीटी साइन कर लो। इसे आर्म्स कंट्रोल का मामला कहते हैं। वैसे कई देशों ने किया भी है, इसके फायदे भी हुए हैं कई जगहों पे, कुछ देशों ने ब्रीच करने की भी कोशिश की है इन सारी ट्रीटीज को, लेकिन जब ब्रीच होते हैं तो फिर उन पे इकोनॉमिक सेक्शंस भी लगा सकते हैं, वर्ल्ड में डिस्ट्रस्ट भी फैल जाता है, तो लगभग लोग कोशिश ये नहीं करते हैं देश कि इस तरीके से को ब्रीच करे, पर अगर कोई कर रहा है तो फिर उसके ऊपर उस तरीके से डील किया जाता है। जैसे कि ईरान वाला मामला है, तो उन्होंने वो कहा हुआ है कि वो न्यूक्लियर हथियार वगैरह ये सब नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी बीच में देखो ट्रंप ने पूरी डील कैंसिल कर दी, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की, और वो खुद ईरान भी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशंस हो चुकी है, तो सैंक्शंस लगा के करके किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। यूएसए सैंक्शन लगाने में वैसे माहिर है, खुद कर लेते हैं सारी चीजें और फिर दूसरों को तो मत करो। अब आर्म्स कंट्रोल में रेगुलेटर लिमिटेड वाला मामला हो सकता है, जैसे कुछ ट्रीटीज की हुई है। एक ट्रीटी है जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इसे कहते हैं ABMT। ये ट्रीटी है क्या, बैलिस्टिक क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, फिर मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी लगभग आपके 1972 के आसपास की गई थी, और इसमें मामला ये था कि ये भी 1972 के आसपास की ट्रीटी है, और ये द बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती है जिनमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत चलती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो गया, जैसे आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स का मामला पता हो तो, जैसे ये सरफेस है और यहाँ मान लो आपने कोई मिसाइल रखी हुई है, और ये मिसाइल जैसे आप यहाँ से लॉन्च करोगे तो ये इस मोशन में होती हुई जाएगी और फिर जाके आपके किसी न किसी टारगेट को अपने हिट करेगी, तो ये टारगेट को हिट करेगी, इस पूरे मोशन को बोलते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में चलने वाली मिसाइल्स को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन की थी 1972 के अंदर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, जो मैंने आपको समझा रखा है, उसके कारण कुछ मुद्दा ये भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इसीलिए साइन की थी कि आप इस तरीके से हथियार डिप्लॉय नहीं करोगे एक देश के आसपास। तो इसको यूएसए ने भी साइन किया था, यूएसएसआर ने भी साइन किया था, और फिर इसको काफी रिड्यूस कर दिया था कि अगर आपके पास में है तो पड़ी है, लेकिन आप इसको और ज्यादा बनाओगे नहीं। इस तरीके से एक ट्रीटी ये हो गई। तो आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कर रहा है, रोक नहीं रहा कि मतलब इस तरीके से कि भाई आप नहीं बनाओगे, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है उसको लिमिटेड रखोगे और ज्यादा इस तरीके से बड़े स्केल पे नहीं बनाओगे इसको। एक ट्रीटी ये हो गई। एक ट्रीटी इसी के आसपास हुई थी जिसे कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT बोलते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब फैलाना। किसको फैलाना भाई, यह बात हो रही है न्यूक्लियर हथियार की। अब देखिए ये लोग कितने चालाक है। अब इनका मामला देखो क्या है। NPT ट्रीटी है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये लगभग 1968 के अंदर साइन की हुई थी, और इसको जो बड़े 5 थे जो यूएन के परमानेंट मेंबर, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, फिर आपके वो रशिया हो गया, या उस समय का यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया। चाइना ने 1964 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, कंडक्ट कर लिया, और 1968 के अंदर ये ट्रीटी आई, और इस ट्रीटी के तहत सारे देशों को बोला कि आप लोग इसको साइन करो कि अब कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, यानी कि हमने बना दिए, तुम मत बनाना इसको। इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया को बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, और इंडिया ने इसके जस्ट 6 साल बाद 74 में पहला टेस्ट कर दिया था न्यूक्लियर का, और फिर 98 में हमने 5 कंटिन्यू टेस्ट कर दिए थे। तो ऐसे टेस्ट वेस्ट करके हमने अपना मामला पूरा सेटल डाउन कर दिया। तो उसमें देखिए इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट जस्टिफाइबल भी है। मैं भारतीय हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसलिए भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट बात दूसरी ये है कि बैलेंस ऑफ पावर तो चाहिए। कल को चाइना हमला करे हमारे ऊपर, या पाकिस्तान करे, कोई भी देश उठ के आ जाए, तो कम से कम उनको पता तो होगा कि पास न्यूक्लियर पावर है, तो मामला अपना वो थोड़ा धीमा रखेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बना दिया, इन्होंने कहा ट्रीटी को साइन करो। तो अब ये भी यही था कि न्यूक्लियर हथियार जो बने हुए हैं उनको रेगुलेट करेंगे, आगे कोई देश बनाएगा नहीं। लेकिन कई देशों ने किया, कई देशों ने साइन नहीं किया इस NPT ट्रीटी को, नहीं किया। उनमें से देखो यूक्रेन है, झेल रहा है, सॉरी किया जिन्होंने यूक्रेन ने साइन कर रखी है NPT,
और देख लो न्यूक्लियर बनाए नहीं हथियार, वो आज रशिया सामने बैठा। अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार होते तो रशिया ये स्टेप नहीं उठाता, और सीधा न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर वॉर होता, लेकिन है नहीं। तो फिर देखो पूरा फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यही प्रपोज दिया था, बाकी वाले देश नहीं बनाएंगे। ऐसे ही एक और ट्रीटी हो रखी है स्टार्ट, जिसे कहते हैं। स्टार्ट का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एक तो आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई थी आपके 1991 के अंदर, मतलब जो रणनीतिक हथियार वगैरह होता है, बंदूकें हो गई, मिसाइलें हो गई, जो स्ट्रेटेजिक रूप से काम आती है, तो ऐसे हथियार को कम बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कोई किसी के देश के ओशन के आगे तैनात कर दी बहुत सारी, तो ऐसी स्ट्रेटेजिक आर्म्स हम नहीं बनाएंगे। तो एक तो ये हुई थी, और इसी में स्ट्रेटेजिक आर्म्स में कई सारे टाइप के आर्म्स आते हैं। उस बाकी वाले आर्म्स को रोकने के लिए इस स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1992 में हुई, एक 92 में भी, एक 91 में भी। कुछ मिसाइल्स इसके तहत रेगुलेट की गई, कुछ इसके तहत रेगुलेट की गई। जैसे आर्म्स कंट्रोल करके भी आप कर सकते हो इस सारे मामले को कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल में भी हो सकता है, डिसआर्मामेंट में भी हो सकता है। कुछ ऐसी ट्रीटीज वगैरह करके हम जुगाड़ करके और थोड़ा कॉपरेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंसेप्शंस के अंदर। कॉपरेशन कैसे करना वो मैंने बता दिया, डिसआर्मामेंट के मामले में हो क्या था वो बता दिया, आर्म्स कंट्रोल कैसे करना ये भी बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या सीन है हमारा, तो वो लास्ट वाला पॉइंट है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। वो क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला मामला। अब देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सीन कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, तो वो समझते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेरा मतलब है कि आपस में दो देशों का एक दूसरे पे भरोसा बढ़ाना। दो देश इस तरीके से काम करें, कोई भी दो कंट्री हो, मल्टीलेटर 4 कंट्री हो सकती है, 10 देश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो लोग जो है इस तरीके से काम करें एक दूसरे के साथ में कि एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि इससे कोऑपरेशन बढ़ेगा, और कोऑपरेशन बढ़ेगा उससे आपके वॉर की जो मामला है या जो वॉर के लिए साइंस है वो धीरे धीरे कम होगा उसमें। ये अपने आप में एक अच्छी बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मामला। फिर इसमें क्या होता है कि दो देश की जो आर्मी होती है या उसकी जो मिलिट्री आर्मी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन अपने को इस गहराई में जाना नहीं। आर्मी मिलिट्री है, जो भी दो देशों की आर्मी, मान लो किसी एक इंडिया की हो गई, दूसरी मान के चलो पाकिस्तान की हो गई, ये दोनों आर्मी अपने कुछ सीक्रेट्स, कुछ अपने प्लान्स ये एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे इन द सेंस ये बताने के लिए कि हम कोई भी सरप्राइज अटैक प्लान नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर। पाकिस्तान भी बताएगा, इंडिया भी कहेगा वी आर नॉट प्लानिंग एनी सरप्राइज अटैक। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, चीन के साथ हम कर सकते हैं, करते भी हैं। कुछ चीजें इस तरीके से हमारी एक दूसरे के साथ में होती है, तो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर रहे कि कोई भी एकदम सरप्राइज अटैक प्लान नहीं कर रहा है। तो ऐसा कर सकते हो आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो देखिए इसके अलावा भी और सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्लान शेयर कर दिए, आपकी आर्मी और दूसरे की आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकती है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये क्या होती है, देखिए दो देश आपस में एक दूसरे की मिलिट्री में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान भी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बुक में नहीं दिए हुए एग्जांपल, जैसे कि आप देखो कि मैत्री शक्ति करके इंडिया और बांग्लादेश की फोर्सेस करती है आपस में। फिर आपके एक पैसेक्स करके पैसेज एक्सरसाइज वो इंडिया और रशिया करते हैं। फिर आपके एक और इंडिया और युद्ध विराम ऐसा कुछ नाम है, वो आपके इंडिया और यूएसए की मिलिट्री करती है। तो इस तरीके से कई सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम एक दूसरे के देश के साथ में करते हैं, वो इसीलिए कि एक दूसरे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मामला बढ़े। एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज यहाँ पे हुई थी, मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट ईयर की बात है, वो इंडिया और यूएस की आर्मी ने की थी, यही अपने जैसलमेर की बात है। तो अगर ऐसी एक्सरसाइजेज होती है तो एक दूसरे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बढ़ता है, साथ साथ में दूसरे देशों को भी संकेत जाता है कि भाई इनकी मिलिट्री साथ में एक्सरसाइज कर रही है, तो इसका मतलब दूसरे देशों को भी एक खौफ रहे कि भाई ये दो बड़ी ताकतें जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रही है, तो ये वॉर्स को प्रिवेंट करेगा, उस देश में हमले के चांसेस उतने ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके एक दूसरे के सैनिकों के ऊपर और आर्मी के ऊपर विश्वास बढ़ाया जा सकता है देशों का। तो इन चीज़ों से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों से भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर करके और विश्वास बढ़ा के हम कुछ हद तक कोऑपरेट अच्छे से कर सकते हैं और करते भी है।
ये एक्सरसाइजेस आप देखना, मैंने जो आपको बताई थी, जैसे पैसेक्स हो गया, मैत्री शक्ति हो गया, अलग अलग नाम दिए हुए सबके। तो ये जगह जगह पे हर साल हम लोग इसका करते हैं, कभी नेवी में करते हैं, कभी एयरफोर्स वाले आपस में करते हैं, कभी जो आर्मी वाले होते हैं आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरीके से चलती रहती है देशों की आपस में। तो ऐसी हो तो बढ़िया है, कॉपरेशन चलता रहता है, एक दूसरे के आर्मी के बारे में पता चलता रहता है। तो हमेशा से वो रहता है कि कोई भी एकदम प्लान शॉकिंग या सरप्राइजिंग अटैक्स प्लान नहीं कर रहा। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो हम कर सकते हैं। इससे सारी चीजों से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो मेन कंसर्न है किसका, आपके, तो ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, ये बस सारा का सारा मामला ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जुड़ा हुआ है आपके मिलिट्री वाले मामले से। देखिए मेन कंसर्न तो इसका यही है ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस ज्यादा करती है और मिलिट्री से ही मामला ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंसेप्शन जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरा, इसमें ये भी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर कि अगर आप फोर्स यूज कर रहे हो ना, तो उस हद पे जाके यूज करो जब आपको लगेगा बस बहुत हो गया, तब जाके फोर्स का यूज करो, वरना मत करो। देखिए फोर्स दो तरीके से काम कर सकती है, कंक्लूजन में बता देता हूं। जैसे फोर्स है, अगर किसी देश की फोर्स है तो देखिए ये एक प्रिंसिपल थ्रेट भी है टू सिक्योरिटी। कैसे? फोर्स इज अ प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि अगर मान लो पावरफुल देश है तो उसकी फोर्स होगी, वो तो थ्रेट ही है दूसरे देश के लिए। जैसे आज इंडिया की फोर्सेस हैं, तो आप देख लो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, चाइना के लिए थ्रेट है इंडिया की फोर्सेस। तो इस तरीके से एक थ्रेट है वो पूरा का पूरा। तो प्रिंसिपल थ्रेट भी है उसके अंदर फोर्स, लेकिन दूसरा कंसेप्शन भी है फोर्स का कि फोर्स इस सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए भी यूज की जा सकती है। is a principal threat to security, but it can use as a principle to achieve the security। यानी कि सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए भी हम फोर्स यूज कर सकते हैं। ये भी बात सही है, बिना फोर्स के सिक्योरिटी अचीव नहीं हो सकती। तो दोनों चीजें हो सकती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि whether you use it as a principal threat to security or whether you use it to principle to achieve the security। तो फोर्स के दोनों तरीके से यूज कर सकता है। इस तरीके से हम कोऑपरेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मेजर्स के अंदर। तो वो ट्रीटीज कौन सी है वो क्लियर हो गई। कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन क्या था वो बताया मैंने आपको, फिर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक दूसरे में, और साथ में कंक्लूजन के भाई मिलिट्री थ्रेट्स पे ज़्यादा है मामला, और फोर्स का यूज़ इस तरीके से हम दोनों वे में कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हर देश के चीज़ों के ऊपर। हमारा देश किस तरीके से है, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि हमारे देश का हम वॉर तो कभी खुद चला के यूज़ नहीं करते। न्यूक्लियर में भी हमने ये लिख रखा है कि हम कभी भी खुद चला के न्यूक्लियर वाला यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे हम कभी भी। फर्स्ट स्टेप वॉर की तरफ हम भी नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे भी नहीं, और न्यूक्लियर भी यूज़ नहीं करेंगे फर्स्टली। दूसरा, हमारा देश जो है इस तरीके के मैसेजेस जैसे कि महावीर स्वामी के मैसेज हो गए, गौतम बुद्ध के पीस के मैसेज हो गए, आर्टिकल 51 DPSP का देख लो, आपको सारा मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलेगा। मतलब वर्ल्ड पीस को बढ़ावा दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छे मैसेज स्प्रेड करो, नॉन वायलेंस जैसे तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो इस तरीके की जो मैसेजेस हैं उनको हमने हमारे आर्टिकल 51 में भी डाला हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ें पता चलती है कि भारत बड़ा शांति प्रिय देश है, वो कोई एक चीज़ नहीं करता इस तरीके से। लेकिन अगर हमारे सेल्फ डिफेंस पे बात आ जाती है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है, तो फिर हम जंग करेंगे। देखिए देश जो है वो आपके माना कि महावीर स्वामी का मामला हो तो, या आपके गौतम बुद्ध का मामला हो तो, हम नॉन वायलेंस को प्रेफर करते हैं, शांति के मैसेज को पूरे वर्ल्ड को देते हैं। लेकिन एक दूसरे मायने अगर ये देखें, क्या अपने राष्ट्र सुरक्षा के लिए लड़ना गलत है? क्या अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए लड़ना गलत है? क्योंकि देखिए समय के साथ में सही और गलत की परिभाषाएं भी बदली है। तो ठीक उसी तरीके से इन चीजों के लिए लड़ना गलत नहीं है। मैं तो नहीं मानता गलत कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ना, या अपने स्वाभिमान के लिए, या अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना गलत नहीं है, क्योंकि समय के साथ इन सारी डेफिनेशंस वेरी करती है। तो इस तरीके से तो हम है तो पूरे शांति प्रिय, लेकिन अगर कोई इस तरीके से करे तो कम भी नहीं है, जंग में हम भी उतर जाएंगे, करते हम भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा मामला। और अब एक टॉपिक रहा है जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वाला मामला, उसको अपन पढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।